भारत के संविधान में वास्तव में लचीलापन भी है और लचीलेपन के साथ साथ ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं कि जिसके माध्यम से ये देश अपनी विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है। और उन्होंने जिस तरह से ये व्यवस्थाएं की थी उसमें आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में एक जो नीति निर्देशक तत्व भी इसमें शामिल किए गए हैं, उनमें भी स्पष्ट रूप से ये व्यवस्था की गई है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुच्छेद 51 के माध्यम से और 37 से 50 के माध्यम से हमारे देश में कैसी व्यवस्थाएं हों, उसके माध्यम से नीति निर्देशक तत्व भी लिखे हैं। तो वो जो हमारा चौथा अध्याय है संविधान का, जिसमें अनुच्छेद 51 के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में चर्चा की गई है, उसमें भी सरकार और माननीय राष्ट्रपति जी की क्या भूमिका है उस पर भी विस्तार से कहा गया है और साथ ही देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान इस तरह से पूरा व्यवस्थित है, जिसमें बहुत ज़्यादा संशोधनों की आवश्यकता नहीं है। ये बात अलग है कि कई मौक़ों पर हमारे देश की जो लोकसभा है, राज्यसभा है, चूँकि इसमें ऐसा अधिकार है, तो संविधान संशोधन हुए हैं और कई बार तो बड़े आश्चर्यजनक माननीय सभापति जी संशोधन हुए हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये देश में जब संविधान 1950 में बना, उसी दौरान हमारे देश में एक वैकल्पिक सरकार बनी थी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। उस दौरान दो अखबारों ने, एक ऑर्गेनाइजर था और दूसरा हमारा रोड क्रॉस एक अखबार था, उन दोनों अखबारों में आलोचना होने के कारण उन अखबारों को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1951 में प्रतिबंधित किया था। वो अखबार चले गए कोर्ट में और हाई कोर्ट ने उनके प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। तो मैं माननीय सभापति जी आपके माध्यम से ये खेद जरूर व्यक्त करना चाहूँगा कि पहले आम चुनाव से पहले ही हमारे देश में पहला संविधान संशोधन तत्कालीन सरकार के द्वारा लाया गया था और सिर्फ इसलिए लाया गया था कि लोगों की बोलने की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सके या उसको प्रतिबंधित किया जा सके। ऐसे अनेक संशोधन हुए हैं, हम लोगों को वो काल भी याद है, मैंने इसको पढ़ा भी है कि जो इस देश में संविधान का 39वां संविधान संशोधन हुआ था, वो संविधान संशोधन केवल एक उस समय की जो प्रधानमंत्री थी उनकी कुर्सी को बचाने के लिए हुआ था। 12 जून 1975 को एक प्रयागराज हाईकोर्ट का एक निर्णय आया था। उस निर्णय के द्वारा रायबरेली का चुनाव अवैध घोषित किया गया था। उस चुनाव को अवैध घोषित करने के जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था, उस आदेश को बदलने के लिए 7 अगस्त 1975 को लोकसभा में एक बिल पारित किया गया और उसके द्वारा प्रधानमंत्री की जांच नहीं हो सकती, प्रधानमंत्री के पद को न्यायिक समीक्षा में नहीं लाया जा सकता, ऐसा बिल पास किया गया। और 8 अगस्त 1975 को राज्यसभा में वही बिल दोबारा पारित करके उसको फिर प्रदेशों के लिए भेजा गया। 9 अगस्त को इस देश की 17 विधानसभाओं में उस बिल को पारित किया गया, उनकी सहमति ली गई। और 10 अगस्त को यह भी मैं आपको कहना चाहूँगा, उस दिन रविवार था, 10 अगस्त को रविवार को राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर लिए गए और 10 अगस्त को ही वो गजट भी कर दिया गया था। इस तरह से भी इस देश में संविधान के संशोधन हुए हैं। संविधान संशोधन इसलिए भी हुए हैं कि एक महिला को अगर गुजारा भत्ता न देना पड़े, उसके लिए भी इस देश की हमारी लोकसभा और राज्यसभा ने संविधान संशोधन किए हैं। लेकिन वहीं पर संविधान संशोधन लगातार होते जाएं, इनका कोई औचित्य नहीं होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी संविधान संशोधन किए हैं, लेकिन हमने केवल 8 संविधान संशोधन किए। उन 8 संविधान संशोधनों को मैं आपके सामने बहुत संक्षेप में रखना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पहला संविधान संशोधन किया, वो न्यायिक सेवाओं में एक आयोग के गठन के लिए किया था। हमने पहला संविधान संशोधन किया, न्यायिक सेवाओं में जो नियुक्तियां होती हैं उसके लिए एक आयोग बने, उसके गठन के लिए किया था। दूसरा संविधान संशोधन, हमारी सरकार ने कुल 8 संविधान संशोधन किए। दूसरा संविधान संशोधन हमने जो बांग्लादेश की सीमाओं के साथ 40 वर्ष से अधिक समय से विवादित क्षेत्र था, उस क्षेत्र के गांवों का परिवर्तन एक दूसरे से हो सके,
उनके नागरिक एक दूसरे देशों के नागरिक बन सकें, उनको नागरिकता प्रदान की जा सके, उस दृष्टि से हमारी सरकार ने दूसरा संविधान संशोधन किया था। तीसरा संविधान संशोधन हमारी सरकार ने इस देश में एक टैक्स एक देश ऐसा बनाने के लिए, जीएसटी हमारे देश में लागू हो सके, उसके लिए हमारी सरकार ने तीसरा संविधान संशोधन किया था। चौथा संविधान संशोधन हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया था। पहले हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग की बातें तो बहुत होती हैं, बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं पिछड़ा वर्ग और ये, लेकिन इससे पहले किसी भी सरकार ने ये चिंता नहीं की थी कि पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। हमारी सरकार ने जो चौथा संविधान संशोधन किया था वो पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमारी सरकार ने वो संविधान संशोधन किया। पांचवा संविधान संशोधन हमने ऐसे जो गरीब तबके के लोग थे, जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक थी, उनको आर्थिक स्थिति, आर्थिक आधार पर उनको स्कूल शिक्षा से लेकर के उनको नौकरियों तक में 10% का रिजर्वेशन दिया जाए, इसके लिए हम पांचवा संविधान संशोधन लेकर के आए थे। छठवां संविधान संशोधन हम इसलिए लेकर के आए थे कि राज्यों में और लोकसभा में जो हमारी रिजर्व सीटें होती हैं, उन रिजर्व सीटों का कार्यकाल 25 जनवरी 2020 को खत्म हो रहा था। 25 जनवरी 2020 को उनकी जो रिजर्व सीट का जो कोटा होता, आरक्षण होता है, वो आरक्षण समाप्त होने वाला था। तो हमारा जो छठवां संविधान संशोधन था, हम वो इसलिए लेकर के आए थे कि वैसे ही सीटों का राज्यों में और लोकसभा में वो रिजर्व सीटें, आरक्षित सीटें आरक्षित बनी रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। एंग्लो इंडियन का हमने उसमें लोप कर दिया था। एंग्लो इंडियन के लिए जो संविधान सुरक्षित सीटें थी उनको हटा दिया था, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों का रिजर्वेशन वैसे ही बरकरार रहे 10 साल तक, उसके लिए हम छठा संविधान संशोधन लेकर के आए थे। और सातवां संविधान संशोधन हम इसलिए लेकर के आए थे क्योंकि राज्यों को हमने एक अलग से अधिकार दिया था, राज्यों को उनके अधिकार को बहाल करने के लिए कि वो अपने प्रदेश में शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को चिन्हित कर सकें और उनके लिए उनके जीवन में एक अच्छा बदलाव आए, उस दृष्टि से वो व्यापक परिवर्तन कर सकें। उसके लिए उनके अधिकार को बहाल करने के लिए हमने सातवां संविधान संशोधन किया था। और आठवां संविधान संशोधन जो वास्तव में आज नहीं, इस देश की बहुत आने वाले भविष्य पर भी बड़ा प्रभाव डालने वाला है। आठवां संविधान संशोधन हम महिलाओं को देश की विधानसभाओं और लोकसभाओं में आरक्षण देने के लिए नारी वंदन अधिनियम 2023 के लिए लेकर के आए थे। ये हमने 8 संविधान संशोधन किए। नारी वंदन अधिनियम जो लेकर के आए हैं, उसके द्वारा न केवल महिलाओं को आरक्षण प्रदेश में विधानसभाओं में और लोकसभाओं में मिलने जा रहा है, वहीं ये बात भी हम लोग निश्चित रूप से जानते हैं कि इसका व्यापक प्रभाव होगा। अभी जिस तरह से 10 वर्षों में हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से काम किया है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, हमने एक आयाम पर काम नहीं किया है। महिलाओं का सशक्तिकरण, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं कर रहे, महिलाओं का विकास नहीं कर रहे, महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र का विकास कर रहे हैं।